तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का, बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश का नाम जो है बहुत ही ऊंचा कर दिया है। हमारे देश में आज़ादी के बाद ट्रैक इवेंट्स में, ओलंपिक्स में किसी भी तरह का कोई मेडल नहीं आया है। हम बड़े बड़े नाम जानते हैं, मिल्खा सिंह जी, पीटी उषा जी, पर कभी भी हमारे देश में कोई ओलंपिक्स में मेडल नहीं लेकर आ पाया है। पर ऐसा काम करके दिखाया है सिमरन शर्मा जी ने, जिन्होंने पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 200 मीटर रेस में। और इनकी स्टोरी आज हम जानेंगे। हमने ऑफ कैमरा में थोड़ा बहुत पता चला, तो भाई आज का एपिसोड आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है, इंस्पिरेशनल होने वाला है, मोटिवेशनल होने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सिमरन शर्मा जी का और उनके कोच और हस्बैंड गज्जू भाई का। स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जो आपने काम करा है उसके लिए जितनी तारीफ आपकी की जाए कम है। सिमरन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भैया। आप थोड़ी फीलिंग बताओ, जैसे आपने इतने बड़े उस पे नाम रोशन करा है देश का, कैसी फीलिंग है? फीलिंग अच्छी है, पर मैं एक्चुअली गोल्ड की तैयारी करके गई थी, तो मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे असली खुशी तभी मिलेगी जब यहाँ गोल्ड रखा होगा। इसी को एक खिलाड़ी का जुनून कहते हैं। हाँ, मतलब जैसे और प्लेयर्स हैं वो खुश हो जाते हैं कि सिल्वर आया या ब्रॉन्ज आया है, पर पता नहीं मुझे रात को नींद नहीं आती ये सोच सोच के कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है और मतलब मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई थी, मैंने क्या छोड़ा है ऐसा। मुझे आज उस चीज़ पे गिल्ट होता है कि कभी कभी मैं आइसक्रीम खा लेती थी तो उसकी वजह से तो मेरा मेडल नहीं चला गया। अब छोटे छोटे पॉइंट आते हैं मेरे दिमाग में कि, और बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली वहाँ से कि मुझे मतलब क्या कमी थी मेरे अंदर जो मैंने वहाँ पे अब मुझे सुधारनी है। कहीं ना कहीं एक ओलंपिक और पैरालंपिक उसमें ना एक मतलब डर हो जाता है अंदर कि वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो अपनी एंजाइटी को आप कैसे वहाँ पे मतलब संभालते हो या कैसे अपने आप को संभालते हो, तो वो चीज़ें भी सीखने के लिए मिली। और 100 मीटर में थोड़ा पेन आया तो लगा कि मसल ना टूट जाए मेरी, वो बार बार फीलिंग आ रही थी। फिर जब 100 मीटर से मेडल आउट हुई ना, तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं टांग का दर्द ही भूल गई अपना। अगले दिन सुबह को मेरी 200 मीटर की हीट्स थी और मैं पूरी रात रोई हूँ। और मैं इतनी हिम्मत हार गई थी उस टाइम। मैंने गज्जू से बोला कि मुझे नहीं भागनी 200 मीटर, मेरे से नहीं भागी जाएगी, क्योंकि मैं 2 दिन में ऑलरेडी 3 रेस भाग चुकी थी और फिर मुझे 3 रेस और भागनी थी। पर वो मेडल जाने का इतना दुख था, वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि चाहे मैं अपनी टांग को अब हाथ में लेके जाऊँ, मुझे मेडल लेके ही जाना है यहाँ से। और वो मेडल आया है। हाँ, और वैसे जो आप कह रहे हो कि यार मुझे गोल्ड की चाह है, ये आपकी डेडिकेशन और जुनून है गोल्ड को लेकर, लेकिन आपने जो ये काम किया, जो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ये अपने आप में एक बहुत मैसिव चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी इसको अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। और थोड़ा पहले चलते हैं, आपकी जर्नी जानते हैं। कब से स्टार्ट किया आपने, आपके अंदर ये जो एथलीट को लेकर जुनून आया कि मुझे एथलीट बनना है और रेसिंग करनी है, पैरालंपिक्स में पार्ट लेना है, तो कब से वो आपके माइंड में आइडिया आया? एक्चुअली माइंड में मेरे आइडिया नहीं आया था। मैं पहले स्कूल में से नॉर्मल गेम करती थी रेस वगैरह में, तो मेरे जो फ्रेंड लोग थे वो बोलती थी कि अरे तेरे अंदर तो बहुत स्पीड है, तू भागा कर। पर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी बचपन में। एक तो आप ये कह सकते हो कि अगर बच्चा पुअर फैमिली से हो, पैसे की कमी हो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी डाउन रहता है हर चीज़ के लिए। तो घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था पैसे को लेके, और किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत सोचना पड़ता था कि मतलब मम्मी कैसे करेंगी, क्योंकि मेरे फादर बीमार थे 15-20 साल से, वो फिर बेड पे ही थे, तो मम्मी सारी चीज़ें करती थी। हम 3 बहन भाई थे, उनको घर का काम, बाहर का काम, तो वही सब करना। और एक सबसे बड़ी बात कि उन्हें पता है कि उनके बच्चे के अंदर कुछ कमी है ना। तो और उसको मतलब बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे घर वाले मेरे को लेके कि कोई कुछ बोले ना, मतलब किसी तरीके से। तो वो सब तो लोग मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। और फिर स्कूल में ही ऐसे भागना शुरू किया। और फिर मतलब जब मैं गज्जू से मिली, गज्जू मेरा दोस्त था नॉर्मल, लोग इसको देख के बोलते थे अरे देख कितना पागल है, नौकरी लग गई फिर भी भागता रहता है।
मैं भी बोलती थी उसमें, मैंने कहा पागल आदमी है, पता नहीं क्यों भागता है इतना। अच्छा। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, तो हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात हो गई। तो इसने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहती हो तुम अपनी लाइफ में। मैंने बोला मुझे ना अपने पीछे इंडिया लिखवाना है, टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना है मुझे। तो इसने बोला अच्छा, उसके लिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ तो करूँगी। तो बोला कि ठीक है चलो करो, बहुत अच्छी बात है, और कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, और रुकना मत, छोड़ना मत। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ नंबर एक्सचेंज हो गए दोनों के कि ठीक है नंबर ले लो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताना। फिर धीरे 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 बात होने लगी, बात बहुत ज़्यादा होने लगी। तो फिर गज्जू की पोस्टिंग थी पंचकुला में उस टाइम पे। तो इसने मुझे बोला कि एक काम करो तुम यहाँ पे आ जाओ, इधर ना सिंथेटिक ग्राउंड है तो तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैं मतलब मम्मी से बता के चली गई कि ठीक है मम्मी मुझे वहाँ जाना है। पटाखे घर वालों को सच्चाई तो कोई नहीं बताता है ना। सही बात है, कोई नहीं बताता, पता होती ये है तो बता ही नहीं सकते मेरा बॉयफ्रेंड वहां रहे, पोस्टेड है, वो ट्रेनिंग कराएगा मेरी। आंटी कहेंगी क्या ट्रेनिंग होगी, मैं उस ही टाइम पे बता। बॉयफ्रेंड नहीं था मैं, अच्छा। एज ए फ्रेंड मैं इसको सपोर्ट ही कर रहा मतलब बेस्ट फ्रेंड था, ऐसा नहीं था कि था। ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था मैंने कभी भी उस टाइम पे। पर इसके घर वालों को भी नहीं पता था और मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। मैं भी ऐसे दोस्ती बता के गई थी कि मैं जा रही हूँ वहाँ अच्छी ट्रेनिंग करूँगी। फिर धीरे धीरे गज्जू के घर वालों को समझ आने लगा लड़के की सैलरी कहाँ जा रही है। अच्छा। मतलब पहले तो पूरे पैसे देता था, थोड़े बहुत अपने पास रखता था, अब जा कहाँ रहे हैं ऐसे। तो फिर धीरे धीरे सबको घर वालों को समझ में आने लगा, और वहाँ पे उधर ग्राउंड में भी लोग अलग तरीके से बात करने लगे कि लड़का लड़की को देख के जो भी लोग सोचते हैं ऐसा। तो फिर गज्जू ने मुझे बोला कि सिमरन देखो तुम्हें गेम करना है और मुझे तुम्हें गेम कराना है, तो एक काम करते हैं शादी कर लेते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रपोजल रख दिया आपने। हाँ भाई देखो जो बात है भाई, मतलब आपने ये नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आपने कहा मुझे तेरा कोच बन के रहना है और तुझे। नहीं उस टाइम पे कोच का कोई मतलब ही नहीं था सर, कौन जानता है कोच को कोई। मतलब वो एक शादी की शुरुआत एक सपने से हुई थी वहां से। तो उस टाइम पे आप भी मतलब अपनी ही ट्रेनिंग करते थे आप या कराते? मुझे टाइम मिलता था, जैसे भी मैं खुद आके अपनी ट्रेनिंग, मुझे दौड़ने का शुरू से ही बहुत शौक था, तो मैं मतलब खुद ही करता रहता था अपने। और सिमरन वहाँ पे जब करती थी तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना शादी कर ली जाए, अगर ऐसे ही बात है तो। फिर सिमरन के घर वालों को बताया, अपने घर वालों फिर को कैसे माने, कैसे आपने कैसे रखी बात घर वालों के आगे? मेरे घर वाले तो मान गए थे कि भाई सरकारी नौकरी वाला लड़का है, कर लो। अच्छा भाई, ये प्रिविलेज तो भाई। आपके कैसे माने? मेरे पास सरकारी नौकरी, देखो जो मैं कहूँ वो करने दो। तो मैंने अपनी भाभी को बताया, क्या है भाभी थोड़ा मेरे से फ्रैंक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, तो भाभी को मैं बता देता हूँ अपनी सारी बातें, वो समझती है मुझे थोड़ा। तो मैं भाभी ऐसा ऐसा एक लड़की है, सिमरन है, बहुत सुंदर है, ये वो है हाँ। और खिलाड़ी है। और देखो मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, अगर कल को मैं किसी लड़की से शादी करूँगा तो वो मुझे समझ ही नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि मेरे तो पूरे जज्बात ही खिलाड़ी हैं। तो बोला अच्छा हाँ फिर ये भाभी की बात है। मैं बोला तो बात को बढ़ाओ आप, हैं मम्मी से पापा से आप बात कर लो, मेरी तो हिम्मत नहीं होती भाई ऐसे बात करने की। तो भाभी ने बात करी, फिर मैं बोला फिर अगर देख लेना, अगर उससे ना हुई तो फिर किसी से और होने की भी ना है। अच्छा, ऐसे इशारा सा कर दिया। बाकी देख लेना आप, हैं। तो फिर बस बात होगी, फिर मेरी मम्मी सिमरन की मम्मी से मिली, आपस में बात होगी, फिर शादी होगी। शादी होने के अगले दिन मैं बोला सिमरन चलो जिम चलो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। भाई आपने डे 1 पे देख लिया था कि हाँ ये मेडल लाने के लिए कैपेबल है, इनमें पोटेंशियल है। और नहीं वहां पे घर पे फिर बात होनी शुरू हो गई थी कि भाई पल्ला, मैं बोला सिमरन ये घूंघट मत करना, पल्ला वाला नहीं करना बिल्कुल भी तुम, हैं। तो गाँव में तो पता ही है आपको कितना बुरा हाल हो जाता है भाई, ओ पल्ला नहीं करेगी क्या, मुझे देख रहे सब खुन्नी नजर से, इसको मार दे साले को अभी। अच्छा, मैं बोला भाई ये पल्ला नहीं करेगी, क्योंकि भाई अगर ये घूंघट करेगी ये भागेगी कैसे, कल को जब ये ओलंपिक खेलेगी, मैं वहां पे बोल रहा था ये कुछ भी नहीं खेलती थी उस टाइम पे, कल को जब ये ओलंपिक खेलेगी टीवी में दिखेगी तो क्या तुम लोग इसे देखोगे नहीं, छोटे छोटे कपड़े पहन के जब ये भागेगी वहां पे, वो तो हमारी सोच के ऊपर, राक्षस तो हमारे अंदर ही होते हैं। तो सब चुप हो गए, ये नहीं करेगी भी पल्ला, देख लो तुम्हारी मर्जी है। तुम जैसे ही गज्जू ने ओलंपिक बोला मैं इसकी साइड यूं देख रही हूँ, मैं ओलंपिक
कि कुछ भी बोलता है। भाई आपने वैसे इतनी पोटेंशियल कैसे आपने रियलाइज करी? जैसे कभी कभार खुद को नहीं पता होता कि मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन साइड वाले को पता होता है, आपके जो साथ होता है। मुझे पता है ये नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं इससे करवा लूंगा। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था। एज ए सोल्जर यार, ये मेरे लिए एक टास्क था। मैं कोई भी चीज अगर करता हूं तो मैं उसको अपना टास्क समझता हूँ। ये मेरा टारगेट है, मुझे ये किल करना है, बस एक मिशन समझता हूँ मैं किसी भी चीज को, उसी के तहत मैं उस पर फिर टूट के पड़ता हूँ। बिल्कुल हाँ, अगर मैं किसी लड़ाई के मैदान में निहत्था जाऊंगा तो मुझे ओबियसली मार देगा कोई भी, तो मैं निहत्था नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी होप है कुछ करने की, अंदर बहुत जुनून भरा हुआ है, अंदर आग लग रखी है बहुत सारी चीजों को लेके अपने आप। आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे पता ये बहुत कमजोर थी उस टाइम पे माइंड से। सबसे जो बड़ी चीज है ना इंसान को जो आगे लेके जाती है, वो उसका सेल्फ बिलीव होता है। हम या तुम कोई कितना भी जोर लगा ले, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा जब तक उसके खुद के अंदर वो दम नहीं होगा, उसके खुद के दिल से वो आवाज नहीं निकलती। आपको दुनिया में दूसरा कोई नहीं बदलता सिवाय आपके, आपको ही खुद को बदलना है। हम सिर्फ सपोर्टर्स हैं आपके, है ना। तो पीछे से हम सिर्फ पुश कर सकते हैं आपको, चल भाई अगर ये रास्ता थोड़ा सा गिरा हम तुझे बचा लेंगे, तू चल, है ना। तो बस वहां मैं वही काम कर रहा था। तो वहां से आपकी ट्रेनिंग आपने शुरू करी। मैंने कमांडो कोर्स शुरू कराया सीमेंट को। क्या रूटीन रहता था भाई आपका? हम क्या करते थे, जैसे मतलब उस टाइम पे मुझे कोई टाइम वगैरह नहीं मिलता था आर्मी में, तो मैं अपनी ड्यूटी करने जाता था। ड्यूटी के दौरान फिर जितना ही मुझे टाइम मिलता था, बीच में 2 घंटे या 4 घंटे का रेस्ट मिलता था, मैं तुरंत सिमरन जल्दी से तुम इसको वहीं से फोन कर देता, सिमरन ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी कुछ करना है करके तैयार है ना, हमें तुरंत फिर अपना जाकर प्रैक्टिस करनी है, इतने बजे तुम सो कहाँ जाना। पर आप ट्रेनिंग कर रहे थे? पंचकूला में? हाँ, ताऊ देवी लाल स्टेडियम। ठीक है। मैं फिर जाता था सिमरन को लेकर, तुरंत स्कूटी ले रखी थी मैंने एक वहाँ पे। हाँ, मैं लेकर ग्राउंड के पास ही मैंने सिमरन के लिए घर ले लिया, क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है, तो ये सड़क क्रॉस करती ग्राउंड था, इतनी दूरी मैंने वहाँ पे घर ले रखा था किराए पे। तो मैं वहाँ पे सिमरन को लेके जाता था, फिर ट्रेनिंग कराता था। कराने के बाद फिर अपने इसको छोड़ के मैं वहाँ पे डाइट वगैरह दे के, मैं ही बनाता था डाइट भी इसकी। हाँ, तो डाइट वगैरह दे के मैं वापस अपने। कैसी होती थी भाई डाइट भी? डाइट में जैसे जैसे इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग चलते हैं, 1.8 देता हूँ मैं इसको। तो प्रोटीन वगैरह मुझे पूर्ति करनी है प्रोटीन की, जैसे अपना प्रोटीन एक हो गया पाउडर बेस में, मैं वहाँ से देता था 25 से 30 ग्राम। फिर मैं कोशिश करता था कि नेचुरल बेस में इसको प्रोटीन दे, जैसे कि अपना दूध हो गया, अंडे हो गए। उस टाइम पे अंडे खाती थी मैं, अभी कुछ भी नहीं खाती है ऐसा। और जी अपना दाल हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें मतलब देता था जहाँ से इसको प्रोटीन मिल जाए। कुछ कार्ब्स देता था, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कुछ भी मतलब इसको कार्ब्स वगैरह, कार्ब्स डाइट हो गया, ताकि वर्कआउट अच्छा कर ले। और बस ये कंटिन्यू चलता रहा सर। मैं फ्रूट्स पे बहुत बिलीव करता था, जूस वगैरह में अच्छे फ्रूट लगाता था सिमरन को। तो ये सब आप खुद ही हाँ, बनाते थे? खुद ही? खुद। अच्छा। तो लेकिन रिजल्ट उसका नहीं आ रहा था, है ना। वहां पे मेरे लिए सोचने वाली बात थी, भाई रिजल्ट नहीं आ रहा यार सिमरन। फिर मैंने 2 महीने की छुट्टी ली। फिर सिमरन को पहले बहुत प्रॉब्लम थी भागने में, मतलब ऐसे भागती थी, बहुत साइड से दिखता है, थोड़ा सा दिखता है वो भी। मैं एक बार सिमरन आपसे जानना चाहता हूँ, प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या आपकी जो है? डिसेबिलिटी जो है, एक्चुअली प्रॉब्लम बचपन से ही है। मेरा जो बर्थ हुआ था वो 6.5 मंथ का हुआ था, तो वो प्रॉब्लम बाय बर्थ आई थी आईज में। तो पहले तो डॉक्टर ने यही बोल दिया था कि बचेगी नहीं, मैं गलती से बच गई। नहीं, गलती क्यों? नहीं, गलती नहीं कह सकते इसको। फिर उसके बाद आईज में प्रॉब्लम आ गई। तो मैं मतलब बचपन में कुछ भी चीज़ देखती थी तो टीवी बिल्कुल पास जाके देखना, ऐसे साइड से देखना। और क्या बोलते हैं, पढ़ती थी तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती थी, पता नहीं चलता था कि कौन सी लाइन पढ़ रही हूँ, फिर कौन सी पढ़ रही हूँ, पता नहीं चलता था। और किसी भी चीज़ को मैं फोकस कर रही हूँ तो वो हिलती है बहुत तेज। आप अगर देखोगे तो मेरी पुतली हिलती है ना। तो ऐसे ही चीज़ हिलती है सामने वाली। तो ये आपकी दोनों आइज की होती है फिर से राइट? दोनों आइज की। अच्छा, ये दोनों आइज में है, पता नहीं इसका नाम बड़ा इंग्लिश में बड़ा लंबा चौड़ा सा मुझे याद नहीं हुआ। तो तो मतलब जैसे मुझे ऐसे साइड से देखूंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ऐसे मैं स्ट्रेट देखूंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा हिलने लगेगा, मैं किसी चीज़ को फोकस ही नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे मैं अभी आपकी साइड बैठी हूँ तो मैं आपको ऐसे कंफर्टेबल देख के बात नहीं कर सकती, मैं उनको देख के कर सकती हूँ ऐसे। तो मतलब इस तरह की दिक्कत है कुछ। तो ये आपने मतलब बचपन में कभी सोचा कि इसको ट्रीट करवाएं, फिर डॉक्टर्स को हाँ, डॉक्टर को दिखाया था तो उसने बोला कि इसके बॉडी में बहुत वीकनेस है तो ऑपरेशन नहीं कर सकते अभी, इसको थोड़ा बड़ा होने दो। फिर थोड़ा बड़ा होके भी दिखाया तो उसने बोला कि मतलब जो बीमारी है इसका कोई ऐसा है नहीं कि ऑपरेशन करके सही हो जाए,
90% चांस है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो देख लो। ओह, तो रिस्क तो कभी नहीं लिया। जब मैं पैदा हुई थी तब भी बोला था मशीन में रखवा दो, तब भी रिस्क नहीं लिया कि कोई नहीं, बचना होगा तो ऐसे ही बच जाएगी। सही बात है। ओके भाई जी, ओवर टू यू। आप अपनी वो बता रहे थे कि ये भागती है तो साइडवेज होके भागती है हाँ, वो तो फिर हमने उस पे पोस्चर पे काफ़ी काम किया। यहाँ पे आके मोदी नगर में कॉलेज है ना जो, वहाँ पे हमने फिर ट्रेनिंग किया और काफ़ी जितना मुझे नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने इसको उस टाइम पे ट्रेनिंग कराया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। कैसे ठीक करने की कोशिश करी जैसे आपने? पोस्चर बेल्ट लेकर आया मैं इसके लिए, कोर स्ट्रेंथ डेवलप करना शुरू कर दिया, थोड़ा जिम करना शुरू कर दिया, है ना, अपर बॉडी पे स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिया, लोअर बॉडी पे काफ़ी मतलब इसका बैलेंसिंग शुरू कर दिया। तो वहाँ से काफ़ी कुछ इम्प्रूव होके आया एकदम से और काफ़ी मतलब टाइम बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। तो वहाँ से मेरा नहीं, एक्चुअली बात ऐसी थी, मैं किसी और कोच के अंडर में थी। अच्छा, एक बात लग गई थी मतलब दिल पे किसी की। तो अच्छा। मैं किसी और कोच के अंडर में थी, परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। तो गज्जू ने बोला कि सर इतना टाइम हो गया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो पहले से भी ज़्यादा मतलब बेकार टाइम आ रहा है उसका। मैं तो हर चीज़ कर रहा हूँ उसके लिए, डाइट और रेस्ट और इक्विपमेंट जो भी आप बोल रहे हो। तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं थी, थोड़ा ऐसे पोस्चर भी टेढ़ा था, टेढ़ी होके भागती थी। तो वहाँ पे कुछ लोग पिन कसते थे कि पता नहीं कोच साहब आप कैसे कैसे बच्चों को प्रैक्टिस कराते हो, उनको कराओ जिनसे कुछ उम्मीद हो। तो ऐसी उन्होंने भी ऐसे बोल दिया कि इतना है तो तू करा ले, गज्जू से बोल दिया। तो इसने बोला ठीक है सर, मैं ही करा लूँगा फिर। तो उसी दिन जाके गज्जू ने 2 महीने की छुट्टी ली और 2 महीने के लिए हम घर आ गए मोदी नगर। और फिर यहाँ पे मतलब पूरी रात ये पढ़ता था कि क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है और मैं स्प्रिंटर हूँ, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उसमें पूरी रात पढ़ाई करता था कि मतलब क्या हम स्प्रिंट में कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज। काफ़ी कोर्सेज करने स्टार्ट कर दिए, जैसे यूएसए से कुछ कोर्सेज होते थे। तो उसमें काफ़ी मतलब फिर मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया और उसका रिजल्ट आया अच्छा और आज की डेट में ये अच्छा कर रही है। और उसमें मेरी मदर इन लॉ भी बोलती थी कि तू मारेगा क्या इसे। हाँ, सब बोलते थे मैं कि यार ये मर मर जाती जाएगी। थी और मेरी हालत ऐसी होती थी कि मतलब ग्राउंड में उल्टी करके आ रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, अरे मुझे ऐसे ऐसे पकड़ के उठाता था कि कोई बात नहीं, अभी उल्टी हुई है ना वो और अच्छा भागोगी, क्योंकि अंदर का निकल गया सब। उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, जो अंदर जम जाता है ना। तो बोलते हैं अभी उल्टी हो गई, अभी तुम और अच्छा भागोगी, लास्ट है बस। तो उस टाइम पे मुझे भी लगता था कि मतलब ये आर्मी में तो ये मेरे ऊपर क्यों सारे रूल वो कर रहा है। बहुत गुस्सा आता था कि अरे मुझे नहीं करना गेम में इतना मतलब बिल्कुल ना। मैं किसी त्योहार पे अपने घर जा रही हूँ, ना मैं अपनी मनपसंद का कुछ खा रही हूँ, ना मैं अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में जा रही हूँ। तो उस टाइम पे ये चीज़ें फील होती थी। फिर जब उसके बाद ओलंपिक में जाके या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके मेडल नहीं आया ना, मेडल आउट हुई वहाँ जाके, तब उस चीज़ की कदर समझ में आई कि यार मतलब मेहनत करनी पड़ेगी अपनी मुझे तरफ बहुत से। अच्छी बात याद आई आज, ये 8 में से 8वीं थी मतलब कौन से कंपटीशन में? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019। या फर्स्ट टाइम कुछ वर्ल्ड मतलब फाइनल में 8 थी। ये आपका पहला इंटरनेशनल इवेंट था? हाँ, ये पहला था। नहीं, पहले में तो सिमरन का गोल्ड था उसमें अपना चाइना में। 2019 में 2019 में कौन सा कंपटीशन था? ये था ग्रांड प्रिक्स चाइना। अच्छा, हाँ जी, वहाँ पे गोल्ड था। उसके बाद 2019 के बाद फिर अपना इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई किया बैंगलोर से और ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दुबई खेलने के लिए गई। वहाँ पे सिमरन अपना हीट में जो इसने टाइमिंग दिया, उसके बाद ये फाइनल में गई। फाइनल में 8th रही, 8 ही बैठते हैं, 8 में से 8वीं रही। तो जब ये आई वापस तो सबका मतलब एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा था अच्छा ढोल धमाके के साथ बढ़िया तरीके से। ये चुपचाप दूसरे गेट से निकल के चोरी से आ रही है, मैं इधर आ जाऊँ। मैं इसको लेके गया वहाँ ढोल वालों के सामने, जब सारे नाच रहे थे वहाँ पे जिन लोगों के मेडल थे। हाँ, ये रो रही खड़ी होके साइड में, बोले चलो प्लीज। मैं बोला नहीं, यहाँ खड़ी हो, इनको देखो, फील करो इसको, है ना, करो इसे फील तुम। बस फिर ये मतलब इतनी सीरियस नहीं थी मुझे लगा उस टाइम पे, और ये वहाँ पर रोए जाए, बहुत देर तक हो गया। ऐसे ही फिर टोक्यो 2020 में हुआ। इसने बहुत मेहनत की उसके लिए, लेकिन मेडल नहीं आया। फिर वहाँ से हम आए, आने के बाद एयरपोर्ट पर सबका जोरदार स्वागत हुआ। सिमरन फिर से रोने लगी और साइड में घूमा, नहीं यहीं फिर से खड़ा होना है तुम्हें, फील करो इसको। फिर इसको फील कराया उस दिन। मगर सिमरन आज मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये तुम आज लास्ट बार रोइयो यहाँ पे, अब तुम्हारे लिए भी ढोल बजेंगे। वाह। हाँ, तो फिर सिमरन उसके बाद एशियन गेम्स गई, वहाँ से आई, हमने बहुत अच्छा स्वागत करा सिमरन का।
वर्ल्ड चैंपियन बनी, हमने बहुत अच्छा स्वागत करा, और अभी पैरालंपिक से हमने बहुत अच्छा स्वागत करा, और हम अच्छा करेंगे। और क्या बात है भाई। सिमरन, मैं आपका जो ड्रीम था कि पहली बार इंडिया के पीछे, मुझे जर्सी के पीछे इंडिया चाहिए, वो पहली बार कब पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, थोड़ा पूरा उस जर्नी के बारे में बताओ। वो एक्चुअली जब मैं चाइना गई थी पहली बार, तब ही मुझे इंडिया की टी शर्ट मिली थी, किट मिली थी। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा कर दिया है मैंने, कितना एकदम एक सपना सा पूरा हो गया। पर फिर मैं वापस आई, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। आप मेडल लेके आए थे? हाँ, मेडल लेके आई थी, गोल्ड मेडल आया था मेरा। और मुझे इंडिया आने के बाद पता चला कि नहीं, ये अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने अपने से ऊपर देखा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है और पैरालंपिक मेडलिस्ट है। मैं उनकी तरफ देखती थी तो मुझे डर भी लगता था उनसे बात करने में, कि जैसे कि भैया फोटो खिंचा लो एक, या ऐसे करके। तो मैं सोचती थी ये मुझे डांट ना दें कि चल निकल यहाँ से। ऐसे लगता था कि बड़े खिलाड़ियों में तो बहुत एटीट्यूड होगा, बात भी नहीं करते होंगे ऐसे, जैसे आपके लिए भी मुझे यही फीलिंग आ रही थी। अच्छा आपके सामने तो हम बहुत छोटे हैं। हाँ, है ना। तो मैंने कहा इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो मतलब मुझे तो डांट देंगे कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। तो फिर मतलब कुछ घर में भी सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि मैं उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मेरे फादर जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप गई थी तो वेंटिलेटर पे थे उस टाइम पे। और मेरे फादर जो थे वो मुझसे पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो वो मतलब जैसे सोते भी, हमें पता था कि उनको कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने 3-4 महीने से एक एक हफ्ते में आधी रोटी खाते थे, वो भी ज़बरदस्ती हम उनको खिलाते थे। और वो इसलिए खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, जिससे कि उनको बाथरूम ना जाना पड़े या फ्रेश ना होना पड़े। और क्योंकि वो बाथरूम जाते थे तो वो एक मम्मी ने स्टूल बनवा रखा था, तो उस पे घिसड़ के जाते थे वो नीचे ज़मीन पे ऐसे। तो एक टाइम पे हमें भी उनको देखना बंद हो गया था कि मतलब इतनी बुरी हालत में कैसे देखूं मैं। और मैं एक साइड प्रैक्टिस कर रही थी, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जितने की मैंने हीट में रेस लगाई उतने का फाइनल में मेडल गया। और मेरे दिमाग में बस एक यही चीज़ थी कि मुझे पापा का इलाज कराना है। और मुझे कुछ भी कर, क्योंकि फैमिली की ऐसी हालत थी कि उस टाइम पे गज्जू के ऊपर भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था प्रैक्टिस को लेके, है ना। वो पूरा सैलरी में काम नहीं चल रहा था, क्योंकि उसको अपना घर भी देखना था, मुझे भी देखना था, मेरे को भी एक प्रोफेशनल तरीके से गेम कराना था। तो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि अगर पापा को कुछ हो गया तो घर वाले मुझे बताएंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो गया है। और उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं उनके पास रहूं आखिरी टाइम में। और वो मेरे पास कॉल, उन्होंने हीट के बाद मेरे पास कॉल किया और मैंने उनसे बात की, तो उनके मुंह से मेरा नाम भी नहीं लिया जा रहा था, ऐसी हालत थी। तो मैं फिर पता नहीं मैं हैंग हो गई बिल्कुल। मेरे से, मैं ब्लॉक पे बैठी थी फाइनल रेस में और मेरे दिमाग में पापा पापा ऐसा चल रहे थे कि क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, ये सब चीज़ चल रही थी। फिर मैं वहाँ से आई और आने के बाद कुछ टाइम बाद लेटर आ गया था कि यू आर ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर टोक्यो 2020 गेम्स। मतलब मैंने क्वालिफाई कर दिया था वहाँ से पैरालंपिक गेम्स। उसके एक दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया, तो वो ख़त्म हो गया, मतलब पोस्टपोन 1 साल आगे हो गया गेम। और क्या बोलते हैं, पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उनकी कुछ 150 रुपए की दवाई आती थी, तो उस टाइम पे वो भी लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा था हमारे लिए। मैं गज्जू से कुछ चीज़ बताती नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही नीचे चला गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। लोग बोलते थे कि देख ये बर्बाद हो जाएगा इस लड़की के चक्कर में, और इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, जो इसने पूरी लाइफ में अपनी नौकरी करी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी इसकी, और हम भी यही हैं और सब यही हैं, और तुम देखना आगे आने वाले टाइम में इनका कितना बुरा हाल होता है ऐसे। और फिर मैंने उस टाइम पे एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया कि मतलब मुझे अब ये सब मेरी वजह से हो रहा है, कि जो पापा के साथ हो रहा है मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, और मम्मी की इतनी बुरी हालत है, और मेरा पति मेरी वजह से मतलब बर्बाद हो चुका है एक तरीके से। वो सबकी सुन रहा है, उसके सारे रिश्ते टूट गए हैं मेरे लिए, है ना। तो ऐसा चल रहा था कि एक लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। तो मुझे लग रहा था कि शायद सब चीज़ों की वजह मैं ही हूँ, और
अब तो ओलंपिक भी चला गया और मेडल भी नहीं आया। अगर शायद वहाँ मेडल आता तो मैं पापा का इलाज करा देती, मुझे पैसे मिलते तो मैं उनका इलाज करा देती, पर अभी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने मतलब ऐसे नस वस काट ली थी अपनी उस टाइम पे। तो मैंने और उस खून से मैंने लिखा था एक पेपर पे कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। गज्जू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर, मैं आज भी पेपर रख रखा है मैंने वो। तो मैंने वो उस पे लिखा था। मैं आया क्योंकि- ऑफिस से अंदर रूम में बेहोश, आया ऐसे खून चारों तरफ, अरे भाई ये क्या हो गया। मैंने देखा इसको, मैं अंदर से एकदम से हिल सा गया, यार क्या हो गया भाई। इसको उठाया, इसके मुंह पे पानी मारा, इसकी आँख खुली, मैंने इसको थप्पड़ लगाया, क्या है ये हैं यार। मैंने पेपर देखा है वो, यार क्या, मैं तो पूरा हिल सा गया था एकदम से, भाई क्या हो गया। और सिमरन वी आर सोल्जर यार, हम हारते हैं क्या कभी, हम कभी नहीं हारते। मैं कहा और मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, लड़ेंगे आखिर तक चलेंगे, क्या दिक्कत है, मैं हूँ ना, भूखे थोड़ी मर रहे हैं यार, कुछ करेंगे लाइफ में। बस गज्जू मुझे, मैं कुछ नहीं कर, अरे मैं कहा तुम चुप रहो बस। आपका जज्बा और आपकी जो मोटिवेशन है ना वो अलग है भाई। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और किसी की जरूरत क्या है तुम्हें। भाई बुरे टाइम में ऐसा ही जज्बा तो काम आता है भाई आपके। मैं कहा फ्री स्टाइल करो यार, तुम बेफिक्र होकर गेम करो। फिर हमने दोबारा बिल्ड किया अपने आप उसके को। बाद चार दिन बाद पापा चले गए। फिर सिमरन के पापा जी एक्सपायर हो गए थे। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो गया रहा है। फिर मैं सिमरन साइको हो गई थी एकदम से, मतलब पागल सी हो गई बिल्कुल। फिर हमने इसको साइकेट्रिस्ट दिखाया, वहाँ पे बहुत रोई सिमरन, उसने पता नहीं क्या क्या बात की, मुझे बाहर भेज दिया गया। मैं रोई नहीं रही थी उससे पहले। ये रोना ही भूल गई थी, मतलब ये ऐसे बहुत सीरियस रहती थी, ऐसे पागलों की तरह करने लगी। क्या हो गया इसको, ये बहुत रोई सर उस दिन, बहुत बुरी तरह चिल्ला चिल्ला के। फिर ये बाहर आई, बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी उस टाइम पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार। तो वहाँ से फिर हम थोड़ा सा पॉजिटिव बढ़े आगे के लिए। और फिर आगे जर्नी, फिर नेक्स्ट आप टोक्यो गए। हाँ, फिर टोक्यो गए। उस मुझे लगता है मुझे आसानी से कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, ये तो टोक्यो जाने से पहले 20 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे दोनों घुटने, कमर, कोहनी सब फट गए एकदम ऐसा। और दोनों घुटनों पे मेरे पट्टी बंध रही है, पूरे दोनों हाथों पे, कमर पे। मैं सो भी नहीं पा रही, मैं किस करवट से सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे उससे पहले 2 बार कोविड हो गया, कोविड चल रहा था। मैं भाग रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार गिरी हूँ, उतनी बार ही गज्जू ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाया है। वो बोलते हैं ना कि मुझे लगता है एक बाप से ज़्यादा एक पति ने करा है मेरे लिए। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पिछले जन्म के शायद कर्म है। हम दोनों में लड़ाई बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं है, ना पैसा ना कुछ भी नहीं है। एक मैं हूँ ओलंपिक की सोचता रहता हूँ। एक बार की बात है, हम घर जा रहे थे अपने गाजियाबाद से, बाइक पे जा रहे थे हम। तो एक पीछे से गाड़ी वाला आया और उसने ऐसे साइड से मेरे कट मार के और निकल गया। और मेरा पहिया जो रेत आता है ना, रेत पे स्लिप कर गया और सिमरन रोड पे गिर गई और मैं इस साइड में गिर गया। तो मैं एकदम से, मेरे मुंह से बहुत तेज आवाज निकली, ओलंपिक का मेडल चला गया। ऐसे मतलब इसको मेरी टाइम पे भी नहीं, ओलंपिक चल रहा है। मेरी चिंता नहीं थी उसको। और मैं बहुत तेज रोड पे चिल्ला, उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा हूँ, रोड पे थोड़े से पकड़ लिया। क्या करूँ तुम्हें लगी तो नहीं ना। तो आप वो टोक्यो वाली रेस नहीं भाग पाए थे, फिर नहीं हो पाया था? नहीं, भागी थी मैं। अच्छा, 20 दिन बाद हो गए थे रिकवर? हाँ, मैं भागी थी। और क्या बोलते हैं, मेरी इंजरी थी हैमस्ट्रिंग में उस टाइम पे। तो मेरी थोड़ा देखने भी, मुझे मतलब जैसे कर्व पे 2 लाइन जा रखी होती है तो उसमें देखने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरी लाइन चेंज हो गई थी। फिर भी मैंने वहाँ पे सीजन बेस्ट किया था, पर मेरा मेडल नहीं आया था। और उसके बाद मेरी मसल पूरी फट गई थी, तो मैं वहाँ से लंगड़ी टांग पे चल के आ रही थी। तो वहाँ पे कुछ थे ग्रुप में, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, कुछ कोचेज ऐसे थे जो बोल रहे थे इसको तो भागना नहीं आता, ये मछली की तरह तैरती है, इसका इवेंट चेंज कराओ। और पता नहीं किस को ओलंपिक में आ जाता, मतलब कौन आ जाता है, ऐसा कुछ पॉइंट करे थे उन्होंने। और मुझे लगा शायद वो चीज़ ज़रूरी थी मेरे को यहाँ लाने के लिए। तो फिर मेरी जो टीम थी मेरे साथ, मतलब पॉजिटिव लोग बहुत रहे हैं हमेशा से ही। जैसे कि हमारी फेडरेशन मतलब फेडरेशन लाइक मेरी फैमिली की तरह है। और मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं।
तो उन्होंने बोला कि इनको मुंह से जवाब नहीं देना, इनको परफॉर्मेंस से जवाब देना है ऐसे। तो फिर मैं आ गई वापस, रो धोगे एयरपोर्ट पे देखा। सबसे ज़्यादा दुख मुझे एयरपोर्ट पे होता था कि जब आवाज़ आती थी ना, डम 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 हो रही है, और ये मेरे लिए नहीं हो रही है, किसी और के लिए हो रही है। हाँ कि ये किसी और के लिए हो रही। तो एक सपना बन गया था। एक सपना ये था कि मैं जब एयरपोर्ट पे आऊँ तो सब मेरे स्वागत के लिए खड़े हो और मेरे लिए भी ढोल बजे। और एक सपना मेरा ये था कि मेरा गोल्ड मेडल आए और राष्ट्रगान बजे। सबसे बड़ा सपना यही था। और मुझे लगता है हर खिलाड़ी का एक ही सपना होता है कि वो पोडियम में बीच में खड़ा हो, राष्ट्रगान बजे और तिरंगा सबसे ऊपर हो। सही बात है। वो हुआ पर मैं चाहती हूँ वो ओलंपिक में हो। वो भी बिल्कुल हो जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं, आपके जुनून कहता है ये। शायद इस मेडल का तभी इतना मतलब एक्साइटमेंट नहीं है। नहीं नहीं होनी चाहिए, बट आपको अच्छा सिमरन मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने फेडरेशन की बात करी और जैसे हमारी गवर्नमेंट भी है जो ओलंपिक्स में एथलीट्स को भेजती है, इस बार हमारे ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, पैरा ओलंपिक्स में बहुत अच्छी रही, मेन ओलंपिक्स में नहीं रही। और आप भी जैसे बता रहे थे ट्रेनिंग के लिए आपको इतनी दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारे एथलीट फेस कर रहे हैं आज की डेट में, क्यों नहीं आ पा रहे मेडल हमारे? मुझे ऐसा लगता है हमारे खिलाड़ी ना मेहनती बहुत है, कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ों की कमी पड़ रही है। जैसे कि जो फॉरेनर्स हैं, जो यूरोप कंट्री है, वो ना स्पीडी है, उनके अंदर जेनेटिक ये चीज़ें हैं। तो वो मतलब एक तो ऑलरेडी उनके अंदर जीन्स है वो, तो और वो उस पे मतलब साइंस का भी यूज़ करते हैं पूरा। आजकल हर चीज़ साइंटिफिक बची है। 100 मीटर है जैसे कि, तो वो पूरी साइंस की रेस है कि पहले ड्राइव जाएगा, फिर बॉडी अप होगी, फिर ऊपर एक्सेलरेशन में जाएगी बॉडी। तो अभी मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा हाई इक्विपमेंट्स जो हैं, जो फॉरेनर्स बाहर यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों की, और हमारा थोड़ा जेनेटिक भी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर स्पीडी नहीं है, हम पावरफुल हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, हम किसी भी गोल को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, कितने सारे फोर्थ आए हैं। तो मतलब मुझे लगता है फोर्थ आने पे सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो माइनर पॉइंट से ही ब्रॉन्ज मेडल से बचते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए। वैसे ट्रैक इवेंट्स में जैसे आपने बोला इक्विपमेंट की कमी है, तो इक्विपमेंट यहाँ पे क्या आता है? बेसिकली शूज़ है या और भी चीज़ें हैं साथ साथ? नहीं, कुछ बहुत सारे स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जो इंडिया में कहीं कहीं है और फॉरेन में हर जगह है। जैसे कि हमें रिकवरी सेंटर है हमारे, है ना। तो रिकवरी सेंटर आप, मुझे नहीं पता दिल्ली में कहाँ है। तो हम तो अपना पर्सनली चीज़ें करते हैं, जैसे कि टब में आइस बात कर लिया, है ना। तो और मतलब कि मसाज कराने के लिए बाहर चले गए, तो उनके लिए हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। कि जैसे वो ऑक्सीजन मास्क लगा के भागते हैं ना, आपने देखा होगा, या पानी में भागते हैं, या उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल वहीं पे ही होती है। और उनके हर थोड़ी थोड़ी दूर पे सेंटर होते हैं। और जैसे कि मैं आपको ट्रैक इवेंट के लिए बताऊँ, हमारी इंडिया में कितने सिंथेटिक ट्रैक होंगे। मतलब मैं जैसे मोदी नगर में रहती हूँ, मेरठ में, मोदी नगर में, मुरादनगर, गाजियाबाद, कहीं भी सिंथेटिक ट्रैक है ही नहीं। तो एक मेरठ वाले बंदे को दिल्ली में ट्रेनिंग करने के लिए आना पड़ेगा। अब खिलाड़ी कोई अच्छी खासी फैमिली से नहीं होता, गरीब लोग गेम करते हैं, तो उनका एक मेरठ से दिल्ली में रहना, ठीक है, आप दिल्ली में मान लो कि 7-8 हज़ार का रूम है, उनको डाइट भी मैनेज करनी है, उनको यहाँ रहना भी है, तो बहुत मुश्किल है। आधे लोग इसलिए गेम छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है और उनके आसपास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मतलब ये काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैं बाहर गई, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ सिंथेटिक ट्रैक पे, बाहर है मोंडो ट्रैक, वहाँ रबड़ का ट्रैक होता है, यहाँ सिंथेटिक ट्रैक होता है जो दाने दाने वाला होता है। ये मोनो ट्रैक इंडिया में है कहीं? नहीं, इंडिया में कहीं नहीं है। अभी एक बना है नया 200 मीटर का इंडोर ट्रैक, रिलायंस में बना है वो भी, और उसमें भी बाहर के कोई एथलीट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो रिलायंस में है वही कर सकते हैं। कहाँ पर बना ये ट्रैक? उड़ीसा, उड़ीसा, भुवनेश्वर। मतलब जिस ट्रैक पे फाइनल कंपटीशन हो रहा है, हमारे एथलीट्स को उस पर प्रैक्टिस करने को ही नहीं मिल है रहा। ही नहीं इंडिया में, अरे कहीं भी नहीं है। तो वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि सिंथेटिक पे हमारी बॉडी अलग चलती है, उसकी आदत है हमें, और मोंडो में हमारी बॉडी अलग चलती है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो और यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक भी है तो उनका मेंटेनेंस नहीं है।
मुझे लगता है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में अगर इम्प्रूव करना है ना, तो कोचिस की स्किल को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस स्किल करना पड़ेगा। कुछ भी मतलब हमें थोड़ा सा उनको कोचिस को जितना हम एडवांस कर सकते हैं उतना ही एथलीट को अपने लेके चले जाएंगे। क्योंकि जो कोच होते हैं, हम कोचिस की तरफ देखते ही नहीं है कभी भी, हम देखते हैं सिर्फ एथलीट को। इसका मेडल आ गया बस, ये अरे वो सिमरन, ये सिमरन वो। कोच को कोई याद नहीं करता है। कोच में भारत का कैसा सिस्टम है, आपको किसी को पता है कि भाई नीरज चोपड़ा का कोच कौन है? नहीं पता। नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं। मैं एक सबसे बड़ा नाम बताया आज की डेट में जो भारत में है ना, लेकिन उसके कोच को कोई नहीं जानता। कोच ऐसा है जैसे एक घर बन गया, उसकी नींव होती है ना, जो जिस पे वो पूरा घर टिका होता है, और वो नींव किसी को नहीं दिख रही। वो पूरा घर उस पर टिक रहा है, लेकिन वो नींव किसी को नहीं दिख रही। कोच की वो हालत है इंडिया के अंदर आज की डेट में। कोच भी हो गया प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर सही नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो भी कैसे हो पाएगा? आप कोचिस को खुश रखो यार, थोड़ा सा आप उसकी तरफ देखोगे, उसको आप अच्छे अच्छे कोर्सेज कराओगे। आप अगर उसका एथलीट कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको भी थोड़ा सा सराहना करिए उसकी भी, है ना। गवर्नमेंट अगर उसकी तरफ भी हाथ बढ़ाएगी थोड़ा सा, तो क्या है, उसको और थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे और अच्छा करना है ना। वो नए प्लान तैयार करेगा, उसको, है ना, उसका भी थोड़ा सा मन लगेगा ना उन चीजों में। तो मुझे लगता है वहां पे हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, थोड़ा चूक रहे हैं। अच्छा सिमरन, एक बात बताओ, जैसे अभी हमारी बहुत देश की बहुत बड़े रेसलर है विनेश फोगाट, तो उन्होंने उनके साथ जो भी हुई कि उनका वेट बढ़ गया, तो ये कंपटीशन में जाने से पहले या रेसिंग में भी जो आप करते हो, उसमें भी क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और एथलीट को क्या क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, थोड़ा बताओ। नहीं, रेस में वेट का तो कोई चक्कर नहीं होता, पर हाँ ये होता है कि जैसे ऑफ सीजन में हमारा वेट बढ़ा रहता है, मिड सीजन में थोड़ा और नीचे आता है। स्पीड वर्क में पीक में हमारी बॉडी बिल्कुल लीन हो जाती है, मतलब हमें फैट परसेंटेज बिल्कुल कम करना होता है। मसल वेट हमारा उतना ही रहना चाहिए, मतलब बॉडी का वेट उतना ही रहना चाहिए, पर फैट घट जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर फैट कम होगा तो स्पीड आएगी हमारी बॉडी में। तो रेस में ये सब होता है। डाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि हम ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते। मीठा भी खाएंगे तो जैसे चीनी नहीं खा सकते, चीनी की जगह हम शक्कर या गुड़ खा लेंगे, ऐसा जिससे हमें नुकसान ना हो। तो मतलब ये मोमोज, चाउमीन, ये सब, बर्गर वर्गर कुछ नहीं खा सकते, छोले भटूरे। बिल्कुल। लास्ट आपने कब खाया था मोमोज चाउमीन? अभी तो मैंने अभी ओलंपिक के आने के बाद मैं 2 बार छोले भटूरे खाए। अभी सीजन ऑफ हो गया है, 1.5 महीने का रेस्ट है, तो भाई जो तुम्हें खाना है खाओ। और इस चीज़ की चेकिंग कितनी होती है, स्टेरॉइड्स की, जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारे एथलीट्स लेते हैं, तो इस हिसाब से हमारा कैसा सिस्टम है, कैसे चेक? जैसे कि मैं वेयर अबाउट्स में हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें रैंडम चेक होता है। हम ना एक टाइम दे के रखते हैं, जैसे सुबह 5 से 6 बजे आप मेरा डोप ले सकते हो। उस टाइम मैं आपको उस जगह अवेलेबल मिलूंगी, जो मैं आपको एड्रेस दे के रखूंगी। तो वो मेरा रैंडम कभी भी आके किसी भी दिन बिना बताए वो मेरा टेस्ट ले सकते हैं। और कंपटीशन में तो होता ही है टेस्ट। कंपटीशन जैसे हम खेलने जा रहे हैं तो वो किसी भी खिलाड़ी को बुला के उसका डोप टेस्ट ले सकते हैं। तो डोप टेस्ट में यही होता है, मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मुझे उस ऐप में अपडेट करके जाना पड़ेगा कि मैं यहाँ जा रही हूँ। मैं एक रात के लिए भी कहीं जाऊंगी तो मुझे वो चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर वो आ गए उस जगह और मैं उन्हें नहीं मिली तो फिर मेरा वेयर अबाउट फेलियर हो जाएगा। और ऐसा मैंने 2-3 बार कर दिया, तो तीसरी बार तो बैन इस लग गया। केस में आपको रेस में पार्ट लेने देते हैं, जैसे एक बार भी अगर? हाँ, एक बार में तो लेने दे। अभी ऐसा हमारे साथ एक बार हो चुका। हम यहाँ पे थे अपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, तो हमारा जो इस समय का जो मैनेजर है उन्होंने उसको, हमने सोचा कि उसने अपडेट कर दिया। हम बेंगलोर जाना था कंपटीशन के लिए, तो लेकिन उसने वो अपडेट नहीं किया और हम बेंगलोर में चले गए और वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे अचानक से सुबह सुबह आ गई 5:30 बजे। और हम बेंगलोर में सुबह सुबह, उनका फोन आया कि भाई आप यहाँ पे नहीं हो। मैंने उनको बताया कि मैडम हमारा तो कंपटीशन है, हम तो सोच रहे थे, हमारे मैनेजर ने कर दिया। तो मैम हम यहाँ पे डोप टेस्ट दे देते हैं अपना, आप इसको कंसीडर कर लो। बोला ठीक है आप वहाँ पे दो। हमने वहाँ पे दिया, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करा उन्होंने फिर भी। हाँ, वहाँ पे 2 बार हमने डोप टेस्ट दिया, वो फिर भी कंसीडर नहीं करा गया। फिर 1 फेलियर हो गया था हमारा, उसके हमारे पास नोटिस पर इसमें चीजें होती है कि आपका वेयर अबाउट फेलियर हुआ वो अलग है, अगर आप टेस्ट दे के पकड़े गए वो अलग है। टेस्ट दे के पकड़े गए तो आप बैन होगे। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी रेस हो रही है, उसमें सभी लोगों को एक ही डिसेबिलिटी होती है? हाँ, सबको। जैसे मुझे आईज की प्रॉब्लम है तो वो सबको सेम ही होगा। सबको आइज की। सबको। ओके। और आपके साथ एक रनर भागते हैं?
हाँ, उनका क्या काम होता है गाइड का? उनका ये काम होता है कि मेरी मतलब लाइन चेंज ना हो। उसमें भी काफी सारे उसमें rule बहुत होते रूल हैं। है सर। उसमें जैसे गाइड अगर साथ में भाग रहा है, ब्लॉक होते हैं 2, एक पे सिमरन एक पे वो, अगर वो पहले निकल गया तो दोनों डिस्क्वालीफाई। अच्छा, मतलब सेम 15 लेवल सेंटीमीटर, अगर 15 सेंटीमीटर आगे हो गया तो डिस्क्वालीफाई। फिनिशिंग लाइन पे अगर उसने पहले फिनिश कर दिया तो डिस्क्वालीफाई। तो उस रनर की टीथर ट्रेनिंग बीच में भागते भागते छोड़ दिया तो डिस्क्वालीफाई। एक टीथर होता है जो हाथ में इनके रहता है ना, तो अगर वो छोड़ दिया तो डिस्क्वालीफाई। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उसकी वजह से हार जाओ या हाँ, डिस्क्वालीफाई हुआ है हमारे साथ ऐसा। कैसा कुछ बताओ? पिछले उसमें कंपटीशन में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर में सिमरन ने 100 मीटर में फर्स्ट थे हम, लेकिन गाइड ने अपना हाथ जो है एकदम से अचानक से सीधा कर दिया। इसके रूल है, तो उसने सीधा कर दिया तो उनको लगा कि इसने इसको पुश कर दिया। जैसे पुश कर देते हैं ना किसी को, जैसे उसने मतलब push कर आप दिया। उसको ऐसे हेल्प उनको नहीं लगा। कर सकते कि आप उसकी हाँ। स्पीड इंक्रीज कर दो या तो उनको लगा पुश कर दिया तो उन्होंने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो उन गाइड की ट्रेनिंग भी आप ही कराते हैं? हाँ, मैं ही कराता हूँ सर। एक्चुअली क्या है, गाइड हमारे पास अभी 2 महीने पहले आया था। उस टाइम पे अपने पास गाइड था नहीं, तो वो अचानक से हमने ले लिया था उसको। तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसको ग्रोइन में इंजरी चल रही थी, पहले हमने उसका रिहैब कराया। अभी इतना टाइम था नहीं कि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकूँ। जितना अभी हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो वो बेकार ही हो जाएगा सिस्टम। तो उनके भी कोई क्राइटेरिया होते हैं, मतलब आपके माइंड में नहीं आया कि आप वो गाइड बन जाए इनके लिए? नहीं, मैं एक लॉन्ग रेसर हूँ और ये स्प्रिंटर है, ये मुझे खचेड़ देगी सर। अच्छा। हाँ, ये चीज। तो आपको एक स्प्रिंटर चाहिए होता है। तो वो भी एथलीट ही होते हैं, वो अपनी जगह compete कर रहे होते हैं या अपने इंडिया में नेशनल्स वगैरह खेल रहे जो होते अब है वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है जूनियर का। हैं? ओके। 21.08 की उसने भी रेस लगा रखी है बाहर, मतलब कई मेडल है उसके आउट ऑफ कंट्री। गज्जू ने भी काफी बार कोशिश करी है मेरे से रेस लगाने। भाई आप कितने सेकंड में करते हो 200 मीटर? 200 में 25 में मैं सर, मैं आई एम नॉट स्प्रिंटर सर। हाँ, मैं 26 वाली 30 लगा सकता हूँ, है ना। पर 24 वाली एक नहीं लगा मैं 26 वाली एक नहीं लगा सकता है। सही बात है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ सिमरन, अभी तो आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अभी तो जो आपको फैसिलिटीज़ और जो चीज़ें मिल रही हैं वो ऑफ कोर्स बेटर होंगी क्योंकि आप एक नेशनल प्लेयर हो। बट जब आप इंटरनेशनली तक नहीं पहुँचे हो, जब आप हाँ ग्रास रूट लेवल पे क्या मोटिवेशन रहती है कि भाई करना है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि गरीब घर के लोग ही आते हैं, इस एथलीट बनने आते हैं और सपने लेकर आते हैं, पर उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो हमारी गवर्नमेंट किस लेवल का सपोर्ट करती है कि वो अगर आप नेशनल जीत रहे हो या आप नेशनल में अच्छा कर रहे हो तो भी आपको सपोर्ट मिल जाता है या कैसे अभी रहता तो है? मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं 1-2 साल से। अभी खेलो इंडिया गेम्स शुरू करे हैं, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट करती है। मतलब जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं या जो जूनियर गेम्स होते हैं वो होते हैं, और उसमें जिनके मेडल आते हैं उन्हें कैंप भी दिया जाता है। कैंप दिया जाता है, 10,000 रुपये महीना पॉकेट मनी दी जाती है उनको। तो अभी चीज़ें काफ़ी बेटर हो रही है, पर पहले जब मैं गेम करती थी तब ये चीज़ें नहीं थी। तो तब तक जब तक आप इंटरनेशनली नहीं गए थे वो वाला फेज था जब तब आप सर मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम पूरे पंचकुला में घूमे थे 5,000 की स्पॉन्सरशिप के लिए, और हम एक एक ऑफिस में जा रहे थे कि मतलब कोई 5,000 का स्पॉन्सर कर दे महीने का, तो हमारा थोड़ा मतलब डाइट का खर्चा निकल जाए, क्योंकि हम मतलब मैनेज नहीं कर एक पा रहे प्रोटीन का डिब्बा भी सर 7 से 8 हजार रुपए का आता सही बात है ना। और सप्लीमेंट आपको मल्टीविटामिन भी लेना है, आपको BC डबल लेना है, आपको ग्लूटामिन लेना है, आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं सर। सप्लीमेंट्स बेसिक नीड है एथलीट की सर। अगर आपको अच्छे लेवल पे करना है तो आप सप्लीमेंट, ऐसा नहीं है बहुत से एथलीट बोल देते हैं अरे हम कुछ नहीं खाते, झूठ बोलते हैं। सब ले रहे हैं। हाँ, सप्लीमेंट के बिना आप गेम कर ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। या तो आपकी डाइट, नेचुरल डाइट इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी सारी पूर्ति वहां से हो रही हो, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा सर। आप अच्छे लेवल पे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको कम्पीट करना है, तो आपको सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। बहुत खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपना प्रॉपर्टी बेच देते हैं। हमने खुद सर जब कर रहे थे, हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो एक प्लॉट था, वो प्लॉट ही बेच दिया हमने, फिर लोन भी ले लिया मैंने खुद। बहुत नीचे आ गए थे हम तो। अब आपने सेटल कर दिया? अभी तो हमारे पास सर बिल्कुल सब कुछ मामला सेट है। चलो, होना भी अच्छा भाई जी, जैसे अभी आपने सिमरन जी को ट्रेन किया, मेडल आ चुका है, अभी आपके कुछ प्लान्स है कि और एथलीट्स को आप ट्रेन हाँ, करें? मेरे पास एक लड़की और है, प्रीतिपाल। तो प्रीतिपाल के 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं अभी। जब से वो मेरे पास, वो एशियन में 4th थी, फिर वो उसके बाद मेरे पास आ गई ट्रेनिंग करने के लिए। तो सिमरन को और उसको दोनों एक साथ ट्रेनिंग करता हूँ। तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल थे उसके, और ओलंपिक में, पैरालंपिक में भी उसके 2 ब्रॉन्ज मेडल है। जितने ट्रैक में मेडल दिए ट्रैक में टोटल 4 मेडल आए हैं, 4 में से 3 मेरे हैं,
अरे भाई। भाई वो फीलिंग बताओ ना जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, जब सिमरन का मेडल आया और रेस खत्म हुई तो क्या हुआ था, जरा बताओ। हाँ, तो क्या हुआ, ये बात है अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप की, कोबे जापान की। 100 मीटर में डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद सिमरन जब फाइनल तक पहुंची तो मैं फिनिशिंग लाइन पे था बिल्कुल, और जिस टाइम इसका वहां पे गोल्ड आया, बहुत मतलब मेरे अंदर जैसे कोई होता ना, कोई राक्षस चिल्ला रहा हो, ऐसा। मैं अपने लोगों को देख कर जो मुझे टोंट कस रहे थे, मैं कभी भी क्या है ना, मुंह से जवाब देना बहुत कम पसंद करता हूँ, क्यों ना, एथलीट को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, किसी को देना है। जब इसका गोल्ड मेडल आया, मैं एकदम पीछे घूमा और बहुत तेज, पूरा क्राउड से भरा हुआ था स्टेडियम, मैं चिल्लाया बहुत तेज, मतलब बहुत तेज चिल्लाया सर। क्या चिल्लाए थे आप? We did it! ऐसे करके, now my wife is a world champion! ऐसे करके, हाँ, पूरी पब्लिक खड़ी होगी मेरे लिए वहाँ पे। नवदीप भाई की तरह तो नहीं बोल दिया था आपने? ना खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, माँ कसम। अच्छा। नहीं, वो बोलता बहुत अच्छा है वो पहले से ही। जब मेरा हमारे साथ ही करता है वो। मेरा 100 मीटर में जब मेडल नहीं आया था, वो आया मेरे वो आया पास। था यहाँ पे। वो ज्यादातर मजाक करता है, मतलब कोई रो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको आगे मजाक करनी है तो बोलता है मेरे से, क्यों रो रही है तू? मैं बोल रही मेडल नहीं आया इसलिए रो रही हुई, कौन सी बात है पूछने वाली, क्यों रो रही है? बोल रहा है इसमें कौन सी रोने वाली बात है? देखिए मैं तो फोर्थ रह जाऊंगा। बोलता मैं 3 बार फोर्थ आया हूँ, 3 बार, और चौथी बार भी आ जाऊंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा ओलंपिक में फोर्थ, एशियन गेम में फोर्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में फोर्थ। मेरे से पूछ फोर्थ आने का दुख क्या हो रहा है, और फिर भी देख तेरे सामने खड़ा हूँ। ऐसे आगे समझा वो। फिर उसने काफी मतलब गेम को गेम की तरह खेल, और तू बहुत टेंशन ले रही है, और अभी तो तेरे पास एक मौका, मारा देख, हमारे पास तो एक ही है, मतलब वही हरियाणवी में बोलता है। नवदीप भाई का मोटिवेट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब बढ़िया नॉर्मल रहते हैं वो। हाँ। पर बढ़िया करा भाई ने भी। बढ़िया, हम वही बोलता बहुत अच्छा है वो। उसने भी एक पॉडकास्ट पे मेरे बारे में बताया था कि मतलब मेरी बहन है वो, उसको मैं ये बोलता हूँ कि मतलब उसको चिढ़ाता हूँ मैं आंखों के ऊपर कि भाई तुझे दिख रहा है ये, तुझे दिख रहा है ये है, तो मतलब मैं भी बोलती हूँ उसको, मैं बोलती हूँ तू 7 फुट का है। मगर तू जितना तू ऊपर है ना, उससे ज्यादा नीचे है। ह्यूमर तो अच्छा है आपका, सही जोक मार दो आप। मैं फिर बोल रहा, मैंने इनको बताया कि तू मुझे बोलती है कि तू ज्यादा मत खाया कर, लंबा हो गया तो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ये नोक झोंक चलती रहती है मतलब। हाँ, उसकी और मेरी काफी चलती है, मतलब ज्यादा नहीं है, 2-4 ही है जिनसे मेरी ज्यादा ऐसे भिड़त होती है, तो उसमें से है नवदीप है एक। अच्छा। और मैं बोल रही थी, मैंने कहा तू ना फेमस हो गया तो तू मेरे से पंगे मत लियो, कभी मैं तेरे राज खोल दूं जाके सारे। हैं तो बोलता है, बहुत देर तक बैठा रहा, ए बेबे न्यू ना करिए। नवदीप भाई की कोई ऐसी बात जो आप बता सकते हो जो खोलने लायक हो, कुछ ऐसी बात है जो आप कैमरे में बोल सकते हो? खोलने वाली पूरे वर्ल्ड की जितनी भी छोटी छोटी लड़कियां हैं सारी उसकी फैन है भाई की। अच्छा, या वो सब उनके फैन है, उल्टा है, या वो तो तमन्ना भाटिया के फैन है, वो कह रहे थे। उनकी वो बहुत रील वायरल हो रही है ना, वो एक पॉडकास्ट में गए, वहाँ पे कह रहे हैं कि तमन्ना भाटिया जी बहुत अच्छी लग रही है। वो उसकी चॉइस है। हाँ, पर वो बहुतों की चॉइस है। नहीं, वो उसको पहले से ही जुमले बहुत छोड़ता है वो, मतलब बात एकदम पॉइंट की करेगा, ऐसे बैठा रहेगा और ऐसी बात फेंक के मारेगा। मैं बोल रही नवदीप, बोलने में तेरे से टक्कर नहीं ले सकता कोई। हम बैठते हैं ना साथ में तो बात चलती रहती है कि जहाँ नवदीप बैठा है ना, वहाँ 5 किलोमीटर के अंदर तो किसी का दिमाग उससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। अच्छा जी। मैं बोल रही तेरी होड़ नहीं कर सकता कोई आसपास यहाँ। मैं बोल रही तू हाइट छोटी है, बुद्धि दुगनी ले रहा तू। नटखट है भाई, मतलब नटखट। हाँ, अरे नटखट, वो सच में बहुत मतलब इंटेलिजेंट है वो बहुत। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हाइट छोटी है तो किसी चीज की कमी होगी ना, 3-4 गेट ज्यादा ही है उसमें। अच्छा सिमरन, एक बात बताओ, जैसे अभी हम काफी रील्स देख रहे थे कि पेरिस में काफी फैसिलिटीज कम मिली थी और मतलब बेड्स अच्छे नहीं थे, तो आप थोड़ा बताओ, वहां गए तो ऐसा कुछ सही में था? हाँ, ऐसा था कि जैसे टोक्यो में बेड बनाए थे ना, वो कोविड की वजह से बनाए थे, तो जिससे कि वो बाद में उनको मतलब जला दे या कुछ भी कर दे। पर मुझे समझ नहीं आया पेरिस में ऐसा क्यों करा।
पेरिस में तो अभी तो कोविड का भी कुछ दिक्कत नहीं था, सब चीज़ का, तो हाँ वहाँ ये सब चीज़ें तो थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। क्या क्या बताओ ना, दूसरे देश की तो बेइज्जती करो खुल के। जो है वो बताओ। हाँ, नहीं मतलब ऐसा जब हम गए तो ऐसे ओलंपिक वाला फील नहीं आया वहाँ। जैसे कि उससे अच्छा मुझे लगा जैसे एशियन गेम हुआ चाइना में, वो मतलब बेस्ट था। हम वहाँ पे गए, हमें खाली रूम मिला और मतलब कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक वहाँ चादर थी वहाँ की और एक अलमारी थी। अलमारी भी वैसी थी जैसे अमेज़न वाली नहीं होती वैसी, अमेज़न की बेइज्जती मत करो। मतलब अमेज़न वाला तो बहुत कमा रहा है। हाँ ठीक है। मतलब वो पाइप वाली अलमारी, वैसे जो अलग हो जाती, सीकड़ी सी। हाँ वही वैसी वाली अलमारी थी। और वहां पे मतलब हम तो इधर से ब्रश पेस्ट ये सब लेके भी नहीं गए थे कि भाई हम वहां जाते हैं तो मिलती है ना, किसी नॉर्मल से होटल में जाती है वहां भी मिलती है चीजें। वहां गए, वहां कुछ नहीं था। वहां पे नहाने की साबुन साबुन का बहुत वो था पंगा। मैं एक साबुन ले गया था, उसमें 12 बंदे थे। 3 दिन में साबुन का पता ही नहीं पाया कहाँ चली गई। 3 दिन भी सही चल गई। क्योंकि सब यही सोच के आए थे कि यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, ओलंपिक आए हैं हम, तो वहां पे नहीं मिली। और थोड़ी जैसे हमें मेडल भी मिले, तो मेडल की भी, मेडल आप कैमरा पे दिखाओ जरा। मेडल दिखाओ जरा। मेडल की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी नहीं थी। ये आप बताइए, जो आप बता रहे थे कि मेडल के जो बीच में ये जो पार्ट है हाँ, ये जो बीच का पार्ट है ये आईफिल टावर का है। उसका जो वेस्ट मटेरियल था ना, उससे मेडल बनाए गए हैं ये। वाओ। और जैसे कि मैं आपको मेडल दिखाऊं तो यहाँ से देखो, ये खराब कलर इसका कलर निकल रहा है इसका, ये देखो, ये यहाँ से भी। और मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। ये मेडल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि हमने जीता है, और इसलिए भी क्योंकि इसमें पीएम साहब के सिग्नेचर है। अरे वाह, अरे वाह। इस मीटिंग के बारे में बताओ ना, आप जब गए मिले। हाँ, ये मतलब एक्चुअली जब भी पीएम सर हमसे मिलते हैं ना, तो वो मजाक ज्यादा करते हैं कि जिससे कि खिलाड़ी जितने भी है कंफर्टेबल हो, मुझे ऐसे पीएम की तरह ट्रीट ना करें। तो वो जब हम जाते हैं ना, तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं वहाँ परम मित्र। परम मित्र बन जाते हैं। तो मतलब ये बड़ी स्पेशल चीज देखी है मैंने कि जैसे हम बाहर जाते हैं ना, तो एक इंडिया की अलग ही इज्जत हो गई है बाहर जाने के बाद। अच्छा, इज्जत हो गई है बल्कि। पहले ये चीजें नहीं थी। आज की डेट में जब आप बाहर जाओगे तो वहां पे जो क्राउड होता है ना, जो अपना इंडिया का क्राउड है वो तो है ही अपने हमेशा हमारा सपोर्टिव, लेकिन जो अंग्रेज है ना, उनके हाथ में भी तुम्हें तिरंगे झंडे दिखेंगे। अच्छा। हाँ, इंडिया को मेरी रेस में मतलब कितना क्राउड ऐसा था जो अलग देशों का था, और वो भी इंडिया कर रहा था। और पेरिस में लोग इंडिया को बहुत पसंद कर रहे थे कि हम वहाँ घूम के आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, जो तुम्हारा लीडर है वो बहुत पावरफुल है। तो हम जैसे बाहर बताते हैं ना कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करी आने से पहले, और जब मेडल आता है तब भी वो पर्सनली बात करते हैं खिलाड़ी से। जब हम जाते हैं तब भी वो मिलते हैं हमसे, तो बोलते हैं अरे यार, हमने तो मतलब आज तक हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से मिले ही नहीं है आज तक। तो और खिलाड़ी है वो हमें बताते हैं। तो मतलब उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपसे बात कर रहा है। तो बड़ी मतलब प्राउड वाली बात लगती है जब सामने से आके कोई बोलता है ओ नरेंद्र मोदी पावरफुल लीडर। अच्छा, ऐसा चल रहा है। अच्छा, मैं मुझे एक बात बताओ, आप जब आप कह रहे हो कि मोदी जी बहुत अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो जब वो आपसे प्रॉब्लम्स पूछते हैं तो आप खुल के ये सब बातें उनके सामने रख पाते हो कि यार ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या हमारे देश में ये और चाहिए एथलीट्स के लिए, ये प्रॉब्लम्स रख पाते हो आप, या उस टाइम नहीं रख पाते उनके सामने? नहीं, ये सब प्रॉब्लम के लिए तो उन्होंने एक मतलब एक स्पेशल मेल आईडी भी बना रखी है, और एक जिसमें हम पर्ची भी डाल सकते हैं वो भी बना रखी है। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कर ही रखा है। हमारे जो जैसे हम यूपी से है, योगी जी ने भी ऐसा कर रखा है। हाँ, योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। तो प्रॉब्लम्स बड़े पास से सुनते हैं ये सब। अभी जैसे यूपी में आप देख लो, कभी मेडल भी नहीं था, एक भी मेडल नहीं आता था यूपी में। अभी जब से योगी जी आए हैं, हमने एशियन गेम्स में काफी मेडल आए अपने। अभी पैरालंपिक के 4 मेडल है यूपी से। 4 मेडल है इसमें, 4 मेडल यूपी से हैं, जिसमें से कि 1 सिल्वर जैवलिन में अजीत सिंह का, 2 ब्रॉन्ज प्रीति के, एक अजीत का, हाँ, एक मेरा, 2 प्रीति के, एक सुहास अलवाई का। अच्छा सुहास सर यूपी से हैं अभी। हाँ, और एक प्रवीण का। परवीन, हाँ, 7 मेडल हो मेरे गए। हिसाब से 7 मेडल है। हरियाणा के बाद यूपी है। बताओ कितना, मतलब क्योंकि एक तो जो उन्होंने पॉलिसीज वगैरह बनाई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग,
खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ तो करना ही है। अभी हरियाणा से तगड़ी यूपी की पॉलिसी बन गई है। अभी उन्होंने अनाउंस करा है कि जिसका भी पैरालंपिक में मेडल आया उसको फर्स्ट क्लास जॉब देंगे। प्राइज मनी तो है ही अलग, फर्स्ट क्लास जॉब भी देंगे। क्या बात है। अच्छा सिमरन, आपने डिटेल में नहीं बताया, जब आप मोदी जी से मिले तो क्या बातें क्या हुई जब आप मेडल लेकर आ गए, उसके बाद क्या बात हुई फिर आपकी मोदी जी से? बस सर ने जाते ही पूछा, और सिमरन जी कैसा रहा आपका अनुभव? मैंने बोला सर बहुत बढ़िया था। वहाँ पे भी मैंने उनको एक चीज़ बोली कि सर आपने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब मतलब ये चलाया है, तो इसकी वजह से काफ़ी लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। कहाँ ट्रैक इवेंट में मेडल ही नहीं था और कहाँ मेडल आए ट्रैक इवेंट में, तो चारों के चारों लड़कियों के आए हैं। तो मतलब ये एक अलग ही चीज़ देखने के लिए मिल रही है। और लड़कियाँ मतलब अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कि मेरे से भी मिलती है, हम दोनों को देखती है। तो जितने हस्बैंड हैं तो मतलब जो पहले सपोर्ट नहीं करते थे अपनी वाइफ को, डरते थे समाज से कि लोग क्या बोलेंगे या आगे क्या होगा, तो वो गज्जू को देख के उन्हें लगता है कि हाँ हमें अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर हमारी वजह से किसी एक की भी जिंदगी बन रही है तो मुझे लगता है मेरा कामयाब होना सफल है वहाँ पे। और ये चीज़ हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से खेल के आई थी, एशियन गेम से, तो मेरे पास एक लड़की आई थी कि मैं शॉर्ट पुटर थी, नेशनल मेडलिस्ट, और उसकी शादी हो गई तो उसने गेम छोड़ दिया। मतलब 90% औरतें ऐसी होती हैं जिनका शादी के बाद सपना ख़त्म हो जाता है, और मेरा शुरू हुआ है शादी के बाद और उनका ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब क्यों एक लड़की की शादी होने के बाद वो क्यों उसको आप बहू समझते हो? आप उसे अपनी बेटी की तरह डांटो जैसे आप अपनी बेटी को डांटते हो, वो आपको अपनी माँ की तरह समझेगी, है ना? तो मुझे लगता है रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं और आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, क्योंकि पति ना मतलब अकेले में सपोर्ट कर सकता है अपनी वाइफ को, जहाँ समाज की बात आ जाती है ना वहाँ वो पीछे हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसको लड़ना पड़ता है। उसको अपनी वाइफ के लिए पूरे समाज से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना तो आपको हर चीज़ के लिए वहाँ पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के टोन सुनने पड़ेंगे। जैसे कि गज्जू को लोग बोलते थे कि अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, पागल आदमी है, छोटे छोटे कपड़े पहनाता है, हम देखेंगे क्या कर लेगा, ये बर्बाद हो गया उसके लिए, मतलब ये सब चीज़ें बोलते थे। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए लड़ा है हर चीज़ से। मैं किसी को कुछ जवाब नहीं देती थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, मुझे लगता है मैं लड़ा हूँ सपनों के लिए। ठीक है, सपने मेरे भी थे वे, जो एक्चुअली अगर मैं इनसे प्यार करता हूँ तो भाई मैं इनको खुद में फील करता हूँ, है ना? जो इनके सपने हैं वो मुझे लगता है कि वो मेरे भी हैं। तो मुझे लगता है जो ये कर रही है वो मैं भी कर रहा हूँ, हैं? तो हम जहाँ भी जाते हैं साथ में रह रहे हैं, हर चीज़ को खुद कर रहे हैं। तो जो इसकी कमजोरियाँ हैं उनको मुझे देखना है ना, तो बस वहीं पे मैंने हर चीज़ जहाँ मुझे लगा कि हाँ यार इसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए, मुझे सेक्रीफाइस करना है, मैं करूँगा, है ना? अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइस तो देखो करने ही पड़ेंगे, है ना? सेक्रीफाइस नहीं करोगे और आपको सब चीज़ चाहिए, इतना आसान होता तो सभी यहाँ होते हैं, है ना सर? कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है कि आपको आसानी से, जो चीज़ इतनी आसानी से मिल जाए उसका मज़ा भी नहीं है। मज़ा तब है कोई चीज़ फाइट करके ले उसको, यार जीतोगे इस चीज़ को, हैं? तो क्या मजा आया जब आप वापस आ गए मेडल लेके, कैसा हुआ? अभी मेरा हीमोग्लोबिन चेक करके देख लो, आप पता निकलेगा। अच्छा सिमरन तो बहुत मतलब बहुत नहीं, स्लाइटली डिसअपॉइंटेड है ब्रॉन्ज से। आपका क्या? नहीं, मैं इससे खुश हूँ पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना। खुश हूँ कि भाई हमारे पास मेडल है आज की डेट में ओलंपिक का, बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अंदर से कुछ है अभी, अंदर बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है अभी। और अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो गोल्ड के साथ ही मिलूंगी। वाह, हमारे लिए तो ये भी गोल्ड है, और आप इंसान ही दोनों गोल्डन कपल हो और बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं चाहता हूँ आप सिमरन, जो नए लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो एथलेटिक्स में आना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्समैन तो बनना है, पर वो स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, उस स्पोर्ट्स में चले जाते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली स्पोर्ट्समैन एक दिन में नहीं बना जाएगा। उसके लिए आप अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप ये सोचो आप एक तपस्या कर रहे हो, आपको एक तपस्या करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी, परिवार, सारे तीज त्योहार, खाना, आपको सब चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और सिर्फ मेहनत। आपको सुबह अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी,
सुबह आपको ग्राउंड पे उल्टी भी होगी, चक्कर भी आएंगे, आपका मन करेगा छोड़ दे सब कुछ, क्यों इतना सब कुछ करना है। पर वही मोटिवेशन है वहाँ से कि जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो वही चीज़ याद करते हैं कि यार मैं इतनी सुबह को जगी हूँ, मैंने इतनी वॉमिटिंग करी है, मुझे इतने चक्कर आए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं कहीं नहीं गई, तो मैंने किस दिन के लिए करा है, मैंने वो आज के लिए करा है। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बीच में छोड़ देते हैं चीज़ों को कि इंजरी हो गई तो छोड़ दिया, आज प्रैक्टिस नहीं हो रही, कोई नहीं कल कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब थोड़ी मोटिवेशन की कमी है, थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन की कमी है मुझे लगता है प्लेयर्स के अंदर, तो वो चीज़ होनी चाहिए। मेरे में भी नहीं थी शुरू, मैं भी आप कैसे रखते हो सेल्फ मोटिवेशन अपनी, मतलब अपार्ट फ्रॉम मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन ऐसे आता है जैसे कि गज्जू ने रेस से पहले मेरे से एक बात बोली थी कि तुम्हें डर लगता है, कि तुम्हें अपने जो साथ तुम्हारे भागती है ना, तुम उनसे डरती हो, है तुम तो डर रही हो। 100 मीटर के बाद इसने मेरे से बात बोली, मुझे नहीं पता क्यों बोली, पर मेरे वो लग गई दिल पे। मैंने इसको बोला मैं डरती नहीं हूँ, इसने बोला नहीं तुम डरती हो। मैंने बोला ठीक है। भाई आप प्रोवोक कर रहे थे कि ये और मेहनत करे। हाँ? तो मैंने आप मेरी 200 मीटर की फाइनल देखोगे ना, मैंने ऐसे हाथ जोड़ के और ऐसे करा था, ऐसे करके। तो मैं उस चीज से ये बता रही थी मैं डरती नहीं हूँ, अभी दिखाऊंगी। मैं ब्लॉग पे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या सोच के उसने बोला कि मैं डरती हूँ। भाई सुनते हैं ना, आपका वर्जन सुनते हैं, आपके माइंड में क्या है। एक्चुअली जब 100 मीटर हुई, 100 मीटर के बाद सब कुछ हो गया, तो मुझे लगा ये बहुत ही एकदम से मतलब टूट सी गई है। मैं बोला सिमरन तुम डरती हो यार, हैं डरपोक हो तुम्हें तुम्हारे बस की नहीं है एथलेटिक करना। मैं चाहता था कि इसके अंदर एक कुछ आग लगे, कुछ तो मतलब ऐसा हो कि यार इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। आप देखना कभी भी किसी को कुछ ऐसी चीज बोल दो, वो पागल हो जाएगा एकदम से। हाँ ये बार बार गज्जू मैं डरती नहीं हूँ। मैं बोला अरे तुम काम करो अपना। तो बस वहां पे फिर इसने 100 मीटर लगा दी, वो सॉरी अपना 200 मीटर की हीट में इसका फर्स्ट था काफी गैप से। बोली गज्जू मैं डरती नहीं हूँ। मैं बोला अरे छोड़ो। सेमीफाइनल में भी इसने फर्स्ट। मैं बोला यार क्या यार, तो अगर वो थोड़ी जान लगाती तो मैं काट नहीं देती। बोली मैं डरती नहीं हूँ। मैं बोला अरे यार तुम फाइनल में देखते हो। मैंने हीट में सेमीफाइनल में उस लड़की को काटा था जिसने 100 मीटर में मुझे काटा था। और फाइनल में जब सिमरन जा रही थी तो मैं सिमरन को बोला जाते जाते भी, सिमरन डरना नहीं है, छोड़ना नहीं इनको आज। ऐसे बोले ठीक है, ऐसे करके फिर ये चले गए। वाह यार। वैसे सिमरन ये बताओ, खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है जैसे आप किसी के साथ जैसे भाग रहे हो और भी रेस से पहले या रेस के बाद? तो जैसे मूवियों में देखते हैं कुछ हो गया, डायलॉग चेंज हो गया, मतलब कुछ एक दूसरे को बोल दिया, ऐसा कुछ हुआ है कोई? नहीं ये सब ना ऐसे स्पोर्ट्स में होता है जिसमें रेसलिंग वगैरह या ये सब हो गया, बॉक्सिंग हो गया, तो ये एग्रेशन वाले गेम में होता है। मेरी सारी कॉम्पिटिटर दोस्त है मेरी। रेस भागनी उनके साथ लड़ाई थोड़ी करनी है। सही बात है। तो मेरी कॉम्पिटिटर सारी मेरी दोस्त है, मेरे से बात भी करती है, सब कांग्रेचुलेशन करा उन्होंने मुझे सबने। और मतलब जितनी हारी थी, कमाल की बात ये है, जितनी हारी थी वे सारी सिमरन को सपोर्ट कर रही थी फाइनल में। अच्छा, कितनी कमाल की बात है सिमरन। हाँ मेरी कॉम्पिटिटर मुझे सपोर्ट करने के लिए स्पेशल देखने आई थी मेरी रेस कि हम तुम्हारे लिए आएंगे वहाँ। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ जीता हो ना जीता हो, दिल जरूर जीते हैं लोग। ऑफ कोर्स आपने बहुत हर दिल जगह जीते। पैसे या कोई भी चीज मायने नहीं रखती। हमारे पास जब पैसे नहीं थे तब भी हम ऐसा लगता था कि भाई किसी की हम अगर मदद कर देते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता था। सिमरन को मैंने कई बार देखा है रोड पे, जैसे मैं कहीं इसको लेके जा रहा हूँ तो रोड पे कोई इसने देखा भिखारी है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, वो बहुत परेशान है, इसने अपने जूते निकाल के, मैं इसको यार तुम क्या कर रहे हो यार, बोली तुम अपने मुझे दे दो अब। ऐसे मतलब ये बहुत वैसे बहुत है। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप तो ये मैंने देखा है, जब आज तो चलो अलग बात है, जब कुछ नहीं था तब सिमरन ने अपना चीजें दूसरों को दी है। मेरे सामने की बात है ये। भाई आप बहुत अमेजिंग एथलीट तो हो, लेकिन ये मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ कि आप बहुत ही सुंदर ह्यूमन बीइंग भी हो, आप दोनों ही। नहीं मैं तो सर थोड़ा सा कम हूं, पर ये मैं ये बोलती हूँ, मेरा मेडल आया है, मुझे पैसा मिला है, मैं अपना मेडल किसको देने जा रही हूँ, मैं अपना पैसा किसको देने जा रही हूँ। मैं अगर दे सकती हूँ तो सिर्फ मेरा जो नेचर है मैं उससे, मैं आपके पास बैठी हूँ, मेरी आदत सिर्फ आपको अच्छी लग सकती है, बाकी मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। तो अगर हम कितने बड़े हैं, चाहे मैं भारत रत्न ले आऊं और मैं बेकार हूं ना, मतलब बेकार इंसान हूं,
तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। कुछ लोग जो एथलेटिक में क्या है ना, कुछ लोग राजनीतिक वाले भी हैं बहुत ज्यादा। जैसे आप देखना उनके जो लेक्चर होंगे ना बहुत अलग ही टाइप के होंगे, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। समझ रहे हो बात को? वो बंदा जो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता, वो सिर्फ राजनीति कर सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं मेरी दिमाग में, पर मैं इशारा दे दिया आपको मैम ने कि अब रहने दो, अब चुप करो। है ना, ऐसे ये गलत है ना। अरे यार आप जो भी हो, आप अपने लिए हो, ठीक है। आप दूसरों को सिर्फ प्रभावित कर सकते हो, है ना, मोटिवेशन कर सकते हो किसी चीज को, तो अच्छा करो किसी के लिए। लोग पैसा देख के दोस्ती करते हैं, मुझे लगता है आज के टाइम में। सही बात है, ये तो है ही। 100%। अच्छा सिमरन, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप आए वापस? घर वाले भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी सब रो और रहे वो थे। जो लोग बोलते थे उनका मुंह बंद हो गया अब तो? हाँ, अभी वो बोलते हैं कि हमारी बेटी सिमरन जैसी होनी चाहिए। चलो इस बात पे मुझे छोटी सी कहानी याद आई है। बताओ ना। एक ग्राउंड था, उसमें एक पत्थर था बड़ा सा, और उसमें वहां पे एक कंपटीशन हो गया। वो मेंढक घूमते थे छोटे छोटे से, तो उन मेंढकों के बीच में कंपटीशन हो गया कि इस पत्थर पे कौन चढ़ेगा। हाँ। ठीक है, तो उस ग्राउंड में 3 मेंढक जो है प्रैक्टिस करते थे बेचारे, तो वो वहीं के थे। और बाकी दूर दूर से जो मेंढक आए सब चारों तरफ के, उनके लिए तो देसी हो गया ना, पूरा गोला हो गया ना, पृथ्वी सा है ग्राउंड पूरा। तो उस कोने के चारों कोने के मतलब सब वहां पर आ गए, सबका नंबर आया, किसी पे नहीं चढ़ा गया। उस पर काई लग रही थी पत्थर पे, किसी पे नहीं चढ़ा गया। तो उन तीनों में से एक का नंबर आया, वो चढ़ा, एक छलांग लगाई, वो रपट के नीचे यार साइड हो गया। बोला अरे, सब पब्लिक बोल रही, उसके आसपास के जितने मेंढक थे कह रहे यार इस पे चढ़ा जा रहे, टसन दिखाने जाते हैं ग्राउंड में, इनके बस की है, इनके नाम बस की। दूसरा चढ़ा, वो भी बेचारा फिसल के नीचे आया और साइड में चल गया, गर्दन लटका गया। बोला देखा, अरे इनके बस की कुछ नहीं है ये। बोल गया आके बस की ना कुछ भी। तीसरा चढ़ा, वो भी थोड़े चढ़ कर नीचे आया, पब्लिक ने फिर उसने दोबारा ट्राई किया और वो चढ़ गया। जब वो चढ़ गया तो ये सारी पब्लिक पता क्या बोल रही थी, भाई हमें तो तेरे पे ही उम्मीद थी। हमें तो पता था तुम चढ़ जाएगा। अरे हम तो तुझे ऐसे ही कहते थे, मोटिवेट करते थे तुझे। वो यही है, इस पे किसी को उम्मीद नहीं थी, पर इस पे सबको उम्मीद थी। जब काम हो गया तो सबको उम्मीद थी कि हमें तो पता था। हाँ, ये है एक मेरा सबसे, मैं ये मानता हूं, अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है ना, सबसे मेन चीज आपका सर्कल, कैसे लोग आपके साथ बैठते हैं, कितने पॉजिटिव लोग हैं, कितने नेगेटिव जो एक भी बंदा हो ना, उसको तुरंत एकदम साइड कर दो, चाहे आपका भाई हो चाहे कोई भी हो, आप उससे दूरी बनाओ। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको आप बदलने की कोशिश करो पहले, अगर वो बदल सकता है तो, अगर नहीं बदल रहा है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाओ थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप सक्सेस नहीं पालोगे। क्योंकि एक छोटी सी पिंच भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी की आ गई ना, वो आपको बर्बाद कर सकती है। ठीक है, ये एक खेल है आपके जुनून का, आपके जोश का, सबको बर्बाद कर सकती है एक नेगेटिविटी। जरा सा आपके दिमाग में घुसा कि यार नहीं होगा, वहां आप मर गए, खत्म हो गया आप वहां पे। जहां आप नहीं डरे ना बिल्कुल भी किसी बड़े से बड़े तूफान से, कि यार कैसे नहीं होगा, अभी होगा ही। अरे होगा यार, हुआ पड़ा कैसे नहीं होगा, साला करेंगे, है ना, करेंगे, गिरेंगे, मरेंगे, उठेंगे, पर करेंगे। सही बात है भाई। जब तक नहीं करेंगे छोड़ेंगे। भाई आपका माइंडसेट बहुत बढ़िया। क्रेजी भाई, मजा आ गया आप लोगों के साथ बैठ के यार। गज्जू ने एथलेटिक्स के ऊपर एक वो बनाया ना मेरे लिए कुछ। हाँ, एथलेटिक बोलते हैं बोल रही है, एथलेटिक क्या है? मैं एथलेटिक एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, हर दिन, हर पल, हर बार और बार बार खुद से खुद की लड़ाई है एथलेटिक, इसी को एथलेटिक बोलते हैं। क्या बात है, वाह यार भाई वाह। इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। और थैंक यू भाई, नहीं यार, थैंक यू सो मच, आप लोग भाई अपना टाइम निकाला हमारे लिए। देश का नाम रोशन किया भाई। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है आप लोगों के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करना। नहीं, हम खुद सोर्स लगा रहे थे आपके पास आके। नहीं, कोई सोर्स की जरूरत नहीं है आपको। और निखिल भाई से सोर्स नहीं, चलो जी, जनता से मैं बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, इस पॉडकास्ट को लोगों तक फैलाएं, शेयर करें। और अगर आप लोग इन दोनों पर्सनालिटी से, इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ गो एंड फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम यहाँ पे इनका आ रहा था। और इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। दैट इज़ इट, अपना ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।